नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। नए टॉपिक नहीं बल्कि जो मैं आपको बता रहा था पंचायत सचिवालय, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पंचायत सचिवालय। पंचायत सचिवालय के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। यही पंचायत सचिवालय आप कह दो या फिर पंचायत आप भवन कह दो। पंचायत भवन में ही आमतौर पर सचिवालय निर्धारित किया जाता है। तो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। और इसमें मैंने आपको बताया भी था कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हो, तो आपके 2-3 टॉपिक्स अलग से ही तैयार हो जाते हैं। जैसे पंचायत भवन में नागरिक चार्टर भी होता है, जो पंचायत का होता है, ठीक है? जिससे आप आम जन को सुविधाएँ देते हो। ये नागरिक चार्टर जो सुविधाएँ दे रहे होते हो, वो आजकल ई-गवर्नेंस के द्वारा देते हो। तो आपका एक ई-गवर्नेंस टॉपिक भी यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। और पंचायत सचिवालय के बारे में जब आप जानते हो, तो ये तो टॉपिक आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है? तो आज हम लोग नागरिक चार्टर की चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूँ, वीपीओ के मॉक टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे। मॉक टेस्ट के अलावा इन्हीं मॉक टेस्ट का 70 प्लस घंटों का डिस्कशन कोर्स भी है, जिसे आप अपनी तैयारी को और संगठित करने के लिए हाँ, इसका यूज़ कर सकते हो। 70 प्लस घंटों का कोर्स और इसके मॉक टेस्ट। इसको अगर आप जॉइन करते हो तो आपको बहुत सारे नए-नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा में इनसे संबंधित या इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? तो इसको आप ज़रूर जॉइन करिए। वापस आइए ज़रा, नागरिक चार्टर की हम बात कर रहे थे। देखो, आप कह दो सिटीज़न चार्टर या फिर आप कह दो नागरिक चार्टर। नागरिक चार्टर। ये नागरिक चार्टर क्या है? तो मैंने आपको पहले कल ही बताया था कि मान लो ये कोई ग्राहक है, ठीक है? और ये एक ऑर्गनाइज़ेशन है, ये एक संगठन है, ये एक संगठन भी हो सकता है, ये एक संस्था भी हो सकती है, ये सरकार भी हो सकती है, सरकार केंद्र की भी हो सकती है, सरकार राज्य की भी हो सकती है। तो ये जो संगठन है, ये अपने ग्राहक को ग्राहक कह लो, अगर आप सरकार की बात करोगे, तो शब्द नागरिक आ जाएगा, ठीक है? और अगर आप कोई शॉप या संस्था की बात करोगे, तो ग्राहक या फिर आप एक शब्द का और इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, उपभोक्ता, ठीक है? अब यहाँ से देखो, मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल एक नागरिक की भाँति। मान लीजिए ये एक सरकार है, ठीक है? सरकार केंद्र में बैठी है, सरकार राज्य में बैठी है। अब ये जो सरकार है, ये अपने नागरिकों के लिए कौन-कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध कराती है और सरकार की क्या ज़िम्मेदारी है कि वो इस नागरिक को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं को इतने दिनों के अंदर-अंदर उपलब्ध करा दी जाएँगी। तो कुल मिला के कहने का आशय ये है कि पंचायत सिटीज़न चार्टर क्या होता है? तो सिटीज़न चार्टर एक ऐसी लिस्ट होती है, एक ऐसा चार्टर होता है, जिसमें व्यक्तियों को या हम कहें नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाएँ इसमें अंकित होती हैं। ये सारी की सारी सुविधाएँ हैं, कौन-कौन सी सुविधाएँ इसको दी जाएँगी, ठीक है? इन सुविधाओं का लाभ ये नागरिक उठा सकता है। क्वेश्चन ये आता है क्या केवल और केवल यहीं तक सीमित है सिटीज़न चार्टर? नहीं, सिटीज़न चार्टर एक बहुत वृहद रूप में इसकी कल्पना की गई है और इसमें ना सिर्फ सेवाएँ होती हैं, जो कि इस व्यक्ति से संबंधित होती हैं, बल्कि ये सेवाएँ इस व्यक्ति को कब तक दी जाएँगी, समय सीमा का भी निर्धारण होता है। ये जो सेवाएँ हैं, इनकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए? समय सीमा पर अगर कोई भी सेवा नहीं मिल रही है इस व्यक्ति को, तो ये व्यक्ति किससे शिकायत कर सकता है? शिकायत का निवारण कहाँ पे होगा? इन सब की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सिटीज़न चार्टर या हम कहें नागरिक चार्टर की कल्पना की गई थी। सबसे पहले इसकी कल्पना कहाँ की गई है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये भारत में इसका विकास कब हुआ, कैसे हुआ, उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले नागरिक चार्टर में एक लाइन लिख लो, जो आपके एग्ज़ाम में हाँ, एक स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। नागरिक चार्टर, ध्यान देना, नागरिक चार्टर, ये होता क्या है? दरअसल यह सेवा वितरण के मानक या फिर हम कहें गुणवत्ता, इसकी गुणवत्ता कैसी है? क्या वो सेवा हमें समय सीमा पर मिलेगी या नहीं मिलेगी? या फिर अगर नहीं मिलती है, तो हम शिकायत कहाँ पे करेंगे? और उसका निवारण कैसे होगा? कौन निवारण करेगा? तो ये पूरा का पूरा ताना-बाना, अर्थात शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही, इन सब की कल्पना करता है ये नागरिक चार्टर। जवाबदेही के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये बात आप समझ पाए?
जैसे सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति है, ये कोई संगठन है। संगठन का मतलब आप सरकार भी समझ सकते हो, कोई कंपनी भी समझ सकते हो। ये कोई संगठन है। इस संगठन में ये व्यक्ति अपॉइंट किया गया कि आप अपने कर्मचारी को या आप अपने नागरिकों को या आप अपने उपभोक्ताओं को ये सुविधाएँ दोगे। तो ये जो नागरिक चार्टर है, नागरिक चार्टर ग्राहक और उपभोक्ता के मध्य अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए भी एक तरह से कल्पना की गई थी। या हम कहें कि कोई भी संगठन किसी भी नागरिक के लिए या उपभोक्ता के लिए या ग्राहक के लिए जवाबदेह हो, इसकी कल्पना के लिए नागरिक चार्टर की व्यवस्था की गई। अब देखो भारत की स्थिति पहले हम देख लेते हैं कि भारत में ये जो पूरा का पूरा नागरिक चार्टर है, इसका विकासकर्ता कौन है, इसे बनाता कौन है? तो भारत का एक मंत्रालय है। भारत का एक मंत्रालय है, इस मंत्रालय का नाम याद रखोगे। मंत्रालय का नाम क्या है? इसका नाम है कार्मिक, लोक शिकायत, और पेंशन मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय। इसका इस मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। ये विभाग कौन-सा है? इस विभाग का नाम है प्रशासनिक सुधार और सुधार और लोक शिकायत विभाग, लोक शिकायत विभाग। ये जो विभाग है, इसी विभाग के अंतर्गत या हम कहें इसी विभाग को कार्य सौंपा गया है नागरिक चार्टर को बनाना, उसे क्रियान्वित करना, इन सारे के सारे प्रयासों का समन्वय कौन करता है? यही विभाग करता है। तो यहाँ से एक बात आप याद रखोगे, यही विभाग या हम कहें इसी विभाग को ज़िम्मेदारी दी गई है, जो नागरिक चार्टर बनाना और उसे क्रियान्वित करना, क्रियान्वित करने के प्रयासों को समन्वित करना, ठीक है? ये ज़िम्मेदारी किसकी है? ये है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की। यहाँ तक आप बात समझ पाए? अब एक बात समझो, मैं नोट बना के एक बात लिख रहा हूँ, इस पर गौर करना जहाँ आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ध्यान दो, एक तो हमारे यहाँ है केंद्र सरकार, ठीक है? केंद्र सरकार के कई सारे मंत्रालय हैं, केंद्र सरकार है, उसके कई सारे मंत्रालय हैं, जैसे कृषि मंत्रालय हो गया, पेंशन मंत्रालय हो गया, जो पेंशन वाला जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट देखता है, या फिर हम कहें पंचायती राज मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। तो केंद्र सरकार है और उसके कई सारे मंत्रालय हैं, उसके कई सारे विभाग हैं। बोलो भाई, मंत्रालयों के अधीन विभाग भी हैं या फिर संगठन है। तो ये जो कुछ भी है, इनके सबके अपने-अपने अलग-अलग नागरिक चार्टर होते हैं, नागरिक चार्टर होते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हो? हर एक का अपना अलग नागरिक चार्टर होता है। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में पंचायत का अपना अलग नागरिक चार्टर है। उत्तर प्रदेश का ग्रामीण विकास का अपना अलग नागरिक चार्टर है। उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्रालय का अपना अलग या संस्कृति विभाग का अपना अलग नागरिक चार्टर है। तो देखो, नागरिक चार्टर का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि ये एक संगठन है, ध्यान देना, और ये है इसका ग्राहक, ठीक? मान लो ये संगठन मत्स्य पालन से संबंधित है। तो मत्स्य पालन से संबंधित जो भी ग्राहक होंगे, उनको कौन-कौन सी सुविधाएँ दी जा रही हैं, तो ये संगठन उनको सुविधाओं के लिए एक लिस्ट बना के देगा कि हम आपको ये सुविधाएँ उपलब्ध कराएँगे। अब मान लो मैं संगठन बदल दूँ, एक ये संगठन है जो बात करता है, मान लीजिए कॉस्मेटिक की, ठीक? मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, मैं एक समझा रहा हूँ आपको। अब इसमें कई सारी महिलाएँ हैं, इनकी उपभोक्ता। तो अब महिलाएँ उपभोक्ता हैं अगर, तो ये जो संगठन कॉस्मेटिक्स बनाता है, महिलाओं से संबंधित जो कॉस्मेटिक्स बनाता है, तो वो फिर इनको एक लिस्ट जारी करेगा, अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए, अपने ग्राहकों के प्रति या हम कहें प्रतिबद्ध रहने के लिए, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है? तो ठीक उसी प्रकार से जब आप यहाँ पर देखोगे, केंद्र सरकार के पास भाँति-भाँति प्रकार के मंत्रालय हैं, उनके अलग-अलग विभाग हैं, उनके अंतर्गत कई सारे संगठन हैं। तो हर एक संगठन का अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेही स्थापित करने के लिए, वो अपने हिसाब से नागरिक चार्टर बनाते हैं। ठीक है? केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी क्या होती है? वो एक मॉडल नागरिक चार्टर बना देता है। इसके बाद फिर उसी हिसाब से हर एक विभाग अपने-अपने अलग-अलग नागरिक चार्टर स्थापित कर लेता है अपने ग्राहकों की सुविधा के अनुसार। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हो? तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना कि नागरिक चार्टर और अन्य विभागों के द्वारा जारी किए गए चार्टर ये सारे के सारे एक ही हैं, बिल्कुल एक हैं। लेकिन अपने-अपने कस्टमर्स का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि चार्टर ही किसके लिए है? चार्टर है नागरिकों के लिए। तो जिसका जैसा नागरिक होगा उसके हिसाब से ही तो चार्टर बनाया जाएगा।
जैसे उत्तर प्रदेश का पंचायत सिटीज़न चार्टर है, ठीक? तो पंचायत में कौन-कौन से काम होंगे जो नागरिकों को करवाने होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश ने अपना पंचायत सिटीज़न चार्टर बना लिया है। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हो? देखो आगे, अब देखो इसका विकास हुआ नागरिक चार्टर का, तो इसकी उत्पत्ति और सिद्धांत के बारे में समझते हैं, कि कहाँ से इसके ये नागरिक चार्टर के संबंध में किसके दिमाग की उपज थी और ये कहाँ से इसका विकास हुआ और भारत में ये कब एंट्री हुआ इसका। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति और सिद्धांत के बारे में समझो। उत्पत्ति और सिद्धांत, जैसे ध्यान देना, ये कोई है सर्विस प्रोवाइडर और ये कोई है आम नागरिक, ये है सेवा प्रदाता और ये है नागरिक, यानी कि हम कह सकते हैं ये है सिटीजन, ठीक है? और ये कौन है? ये है सर्विस प्रोवाइडर, ठीक? अब ध्यान देना, सेवा प्रदाता नागरिकों को ये सेवा प्रदाता, अच्छा मुझे बताओ कौन-कौन हो सकता है? मैंने अभी पीछे आपको क्या बताया था? ये सेवा प्रदाता कोई कंपनी भी हो सकती है, ये सेवा प्रदाता कोई संगठन भी हो सकता है, जो सेवाएँ देता है, सेवा प्रदाता का मतलब सेवा देने वाला प्रोवाइडर। ये सरकार भी हो सकती है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो। ये कोई विभाग भी हो सकता है, चाहे वो केंद्र का विभाग हो या फिर राज्य का विभाग। सेवा प्रदाता की ज़िम्मेदारी क्या होती है? सेवा प्रदाता की मुख्य ज़िम्मेदारी होती है कि ये कोई भी नागरिक है, ये नागरिक को कौन-कौन सी सुविधाएँ देते हैं, कौन-कौन सी ये सुविधाएँ देते हैं। उनकी जो एक लिस्ट जारी होती है, उसे ही कहते हैं पंचायत सिटीज़न चार्टर। ये तो एक एक सिंपल सी बात है जो मैं अभी आपको लगातार बताते हुए आ रहा हूँ। तो पंचायत सिटीज़न चार्टर में अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूँ कि मुझे बताओ ये क्या है? तो आप बताओगे सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता और नागरिकों के मध्य विश्वास, संबंध, इनको सुनिश्चित करता है पंचायत सिटीज़न चार्टर। अब इसकी देखो उत्पत्ति और सिद्धांत के बारे में। उत्पत्ति और उत्पत्ति और सिद्धांत, इसके बारे में समझते हैं। एक शायद आपने नाम सुना होगा ब्रिटेन का, शायद मैं ना लगाऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, सबने ही सुना होगा, या फिर यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, या फिर हाँ, यूनाइटेड किंगडम। इसका तो नाम आपने सुना ही होगा और यहीं से आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो, चलो ख़ैर, उत्पत्ति और सिद्धांत में ब्रिटेन का नाम याद रखना। बात है 1991 की। 1991 की बात है, हुआ क्या, एक सरकार उस समय चल रही थी। उस समय एक सरकार गवर्न कर रही थी ब्रिटेन में जिसका नाम है, ये कंज़र्वेटिव सरकार थी। कंज़र्वेटिव पार्टी की सरकार थी और इसको जो लीड कर रहा था, यानी प्रधानमंत्री था, उसका नाम था जॉन मेजर। जॉन मेजर, ठीक है? कई जगह मैंने मेयर भी लिखा हुआ देखा है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, इतना क्लोज़ ऑप्शन आएगा नहीं। तो ब्रिटेन में एक 1991 में सरकार रन हो रही थी, कंज़र्वेटिव सरकार थी ये। इसका जो मुखिया था वो था जॉन मेजर, ठीक? इसी ने इसी के दिमाग की उपज थी, इसी ने सबसे पहले नागरिक चार्टर की अवधारणा को अवधारणा को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया, या हम कहें अवधारणा को इसी के समय कार्यान्वित किया गया। ये बात आप समझ पा रहे हो? तो अगर इसके इतिहास में आप जाओगे, तो सबसे पहले नाम आता है ब्रिटेन का। 1991 में ब्रिटेन में कंज़र्वेटिव सरकार थी, जॉन मेजर उस समय वहाँ का लीडर था और इसी के शासनकाल में, या हम कहें इसी के समय में, सबसे पहले नागरिक चार्टर की अवधारणा को कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कभी नागरिक चार्टर को कार्यान्वित किया जाएगा, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य होगा? क्या उद्देश्य होगा? नागरिकों के लिए चार्टर है, तो नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाएँ उसमें निश्चित की गई होंगी। अर्थात उस समय ब्रिटेन में उद्देश्य क्या था इसका? देश के लोगों के लिए देश के लोगों के लिए सार्वजनिक सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जाए। ये टारगेट फिक्स किया गया और इसको लॉन्च कर दिया गया। इसके बाद मामला ठीक-ठाक चलता रहा। समय बदला, वर्ष आया 1998। 1998 जब वर्ष आया तो सत्ता बदल चुकी थी तब तक। जो अभी तक कंज़र्वेटिव पार्टी की सरकार ब्रिटेन में चल रही थी, अब ये सरकार आ गई थी लेबर पार्टी की।
लेबर पार्टी की। और इसका मुखिया था उस समय टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर। ये जो टोनी ब्लेयर है, इसी के समय में ये जो नागरिक चार्टर था, इसका नाम बदल दिया गया। और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? नाम बदल के रख दिया गया सर्विसेज फर्स्ट। ठीक है? अर्थात सर्विसेज फर्स्ट के नाम से इसने नागरिक चार्टर को रीलॉन्च किया। रीलॉन्च किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया में नागरिक चार्टर को सर्विसेज फर्स्ट के नाम से किस मुखिया के समय में रीलॉन्च किया गया था, या फिर हम कहें सर्विसेज फर्स्ट टोनी ब्लेयर के, या हम कहें नागरिक चार्टर को टोनी ब्लेयर के शासनकाल में अन्य किस नाम से जाना गया था या किस नाम से लॉन्च किया गया था, तो आप बताओगे सर्विसेज फर्स्ट। यहाँ तक बात आप समझ पाए? अब यहाँ से एक बात समझो, ये जो नागरिक चार्टर था, या हम कहें अब नाम इसका सर्विसेज फर्स्ट हो गया था, तो ये जो सर्विसेज फर्स्ट था, इसमें 6 सिद्धांतों को चिह्नित किया गया और इन 6 सिद्धांतों के द्वारा माना गया कि हम जो नागरिकों को सेवाएँ दे रहे हैं, इनसे नागरिकों को और सशक्त बनाया जाएगा। तो ये 6 सिद्धांत कौन-कौन से हैं? 6 सिद्धांतों को इसमें डिफाइन किया गया और ये माना क्या गया कि इससे हम नागरिकों को नागरिकों को सशक्त बनाया जाएगा। ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 6 सिद्धांत हैं, ये कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहला है गुणवत्ता। अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएँ देनी है। दूसरा, गुणवत्ता जहाँ तक संभव हो, ठीक-ठाक गुणवत्ता वाली सेवाएँ उपलब्ध करानी है। अर्थात गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। दूसरा, विकल्प। कौन-कौन सी सुविधाएँ आप दे रहे हो, क्या उनके एवज़ में विकल्प हैं? मूल्य, या हम कहें वैल्यू। किस आधार पर या कितनी लागत से या क्या आप मूल्य वसूल रहे हो सेवा के एवज़ में? चौथा, मानक। मानक का मतलब स्टैंडर्ड। ठीक है? 5वां कौन-सा हुआ? 5वां है जवाबदेही। जवाबदेही। एक ये सिद्धांत 5वां बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप सेवा दे रहे हो, तो सेवा नहीं दी गई, तो जवाबदेही किसकी होगी? गलत तरीके से दी गई, जवाबदेही किसकी होगी? तो कुल मिला के जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस फैक्ट को भी डाला गया या इस सिद्धांत को भी रखा गया। 6, 7 और 8, सॉरी, अ, केवल 6 सिद्धांत दिए। हाँ, ठीक है। केवल 6 सिद्धांत। ये जवाबदेही हो गई। इसके बाद पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी। इन 6 सिद्धांतों को इस नागरिक सिटीज़न, या हम कहें सिटीज़न चार्टर, या हम कहें नागरिक चार्टर, या हम कहें सर्विसेज़ फर्स्ट, ठीक है? इसमें जोड़ा गया। इसके बाद फिर एक इसमें परिवर्तन और होता है। 1998 1998 में ही लेबर पार्टी की सरकार ने जो ये जो 6 सिद्धांत थे, इनको बढ़ा के 9 सिद्धांत कर दिया था। 1998 में ही लेबर सरकार ने लेबर सरकार ने सर्विस डिलीवरी के लिए 9 सिद्धांत प्रस्तुत किए। 9 सिद्धांत प्रस्तुत किए। ठीक है? ये 1998 में ही घटना हुई। इसके बाद तो मानो होड़-सी मच गई। हर एक राज्य सिटीज़न चार्टर अपनाना चाहता था। जैसे अवधारणा इसकी शुरू हुई 1991 ब्रिटेन से, और आप देखोगे 1991 से लगातार जितने भी देश थे, वो सारे के सारे पंचायत सिटीज़न चार्टर अपनाने के लिए, ये सॉरी, नागरिक सिटीज़न चार्टर या नागरिक चार्टर अपनाने के लिए कूद पड़े। जैसे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको देता हूँ। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया 1997 में इसने नागरिक चार्टर को अपनाया। जैसे बेल्जियम 1992 1992, जैसे कनाडा। कनाडा ने 1995 में इस ओर कदम बढ़ाए। या हम कहें फ्रांस ने 1992 में नागरिक चार्टर की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। वहीं अगर हम भारत की बात करें, तो 1997 में भारत ने अपने कदम नागरिक चार्टर की ओर नागरिक चार्टर की ओर बढ़ाए। ठीक है? अब देखो, ये सारे के सारे आपको याद नहीं रखने, ये आप छोड़ दीजिएगा। केवल और केवल आप भारत की ही बात करोगे। ये जो मैंने पीछे इतिहास बताया है, इसको भी ध्यान रखना। ये टोनी ब्लेयर और जो भी हैं, जॉन मेजर, इनको ध्यान रखना, और साथ ही साथ अब मैं इंडिया को शुरू करूँगा, इंडिया को आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी बातें हाँ, आप छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर देखो, नागरिक सिटीज़न चार्टर या हम कहें नागरिक चार्टर में भारत की स्थिति क्या रही? भारत की स्थिति, मैं इतिहास की बात करूँगा अभी, ठीक है?
भारत की स्थिति में एक बात ध्यान रखो, अगर कोई व्यक्ति नागरिक चार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, नागरिक चार्टर। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा-लिखा है या हम कहें अगर कोई व्यक्ति साक्षर है, तो साक्षर होने का फ़ायदा ये होता है कि ये व्यक्ति अपने जो भी इसके अधिकार होंगे, अधिकारों के प्रति ये जागरूक होगा। बोलो भाई, अगर ये व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, तो इसके आस-पास जो घट रही घटनाएँ हैं, घटित घटनाओं की ये पहचान करेगा, इन्हें जानेगा और इसके बाद फिर उनके अनुसार उसपे उसको इरेडिकेट करने के लिए उन पर कदम उठाएगा। तो कुल मिला के अगर व्यक्ति साक्षर है, तो वो अधिकारों को जानेगा और अधिकारों को जानने से सीधा-सा संबंध है नागरिक चार्टर से। तो एक उत्तरदायी सरकार कैसे स्थापित की जाए, जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, उस सरकार को स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने 24 मई, ये तारीख याद रखना, 24 मई 1997 को एक बैठक बुलाई भारत सरकार ने। ये बैठक किसकी थी? कौन-कौन इसमें आया? इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आए। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आए। इसके अलावा इसमें यूटीज़ के जो प्रशासक थे, मुख्यमंत्री थे, वो आए। आम तौर पर जिन यूटीज़ में जो सीएम हैं, जैसे 2 हैं दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ के सीएम इकट्ठा हुए और इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा था? इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा था हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है? यहाँ की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की और एक योजना प्रस्तुत की। इसका नाम था प्रभावी और उत्तरदायी उत्तरदायी सरकार के लिए कार्य योजना। इस योजना पर चर्चा होनी थी। बात समझना? कैसे हम सरकार को प्रभावी बना सकें आम जनमानस के लिए, कैसे हम सरकार को उत्तरदायी बना सकें आम जनमानस के लिए, इस पर चर्चा हुई और अंततः निर्णय ये लिया गया, जब मीटिंग खत्म हुई, तो एक निर्णय सामने आया। निर्णय क्या लिया गया? निर्णय ये लिया गया कि जो केंद्र है, चाहे वो राज्य सरकारें या केंद्र हों या राज्य सरकारें हों, उनको या हम कहें सरकारें या फिर उनके जो विभाग हैं, वो पब्लिक इंटरफेरेंस पब्लिक इंटरफेरेंस के लिए नागरिक चार्टर नागरिक चार्टर बनाएँ। ये यहाँ पर निर्णय लिया गया। देखो, ध्यान दो, कौन-सी सरकारें बनाएगी? जो भारत की सरकारें हैं और उन सरकारों के अंतर्गत जो विभाग हैं, वो पब्लिक को लाभ प्रदान करने के लिए एक नागरिक चार्टर बनाएँगी। अच्छा, अब किनके पास पब्लिक है? विभाग कौन-कौन से हैं? जैसे रेलवे। रेलवे के पास अपना अपना एक अलग ऑडियंस होता है। ऑडियंस का मतलब उनके अलग फॉलोअर्स होते हैं या हम कहें उनके अलग ग्राहक होते हैं। बड़ी भारी तादाद में ग्राहक हैं यहाँ पे। जैसे टेलीकॉम, ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी? बात 1997 की कर रहा हूँ। उस समय रेलवे, टेलीकॉम और भी कई सारे विभागों को ये गाइडलाइन जारी कर दी गई कि भाई आपके पास ऑडियंस बेस बहुत है। ऑडियंस का मतलब हाँ, इनके पास कस्टमर्स बहुत हैं। अब ये मत समझ लेना ऑडियंस का मतलब केवल श्रोता होंगे, है ना? तो रेलवे से बोला गया, टेलीकॉम से बोला गया और भी कई सारे विभाग थे। तो इन्होंने अपने-अपने स्तर से नागरिक चार्टर बनाने शुरू कर दिए। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो इसमें निर्णय क्या लिया गया? निर्णय ये लिया गया कि सरकार और उसके अंतर्गत जो भी विभाग हैं, वो अपने पब्लिक के लिए नागरिक चार्टर बनाएँगे और इस संबंध में जो जिनके पास नागरिक थे, जिनके पास ग्राहक थे या जिनके पास कस्टमर्स थे, उन्होंने अपने-अपने स्तर से नागरिक चार्टर बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो हमारे यहाँ नागरिक चार्टर बन रहा था भारत में जो नागरिक चार्टर बन रहा था, जो विभाग बना रहे थे, वो किस मॉडल पर आधारित था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर से समझो, मैंने कहा भारत सरकार थी, उसके अंतर्गत जो विभाग थे, वो जो नागरिक चार्टर बना रहे थे, वो किस मॉडल पर आधारित था? तो आप बताओगे वो था यूके मॉडल पर आधारित। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटिश मॉडल, ठीक है? हमने ब्रिटिश मॉडल को अपनाया। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए 2002, 2003 में जो डीएआरपीजी विभाग है, इसने जो मानकीकृत मॉडल है, यानी जो पंचायत सिटीज़न चार्टर के मानक हैं,
मॉडल विकसित करने के लिए एक एजेंसी नियुक्त की एजेंसी नियुक्त की, ठीक है? इसके अलावा 31 मई 2002 से, या हम कहें 31 मई 2002 को भारत सरकार ने जो सिटीज़न चार्टर से संबंधित एक व्यापक वेबसाइट तैयार की, वेबसाइट बनाई, ठीक? इसके बाद मानो तो होड़ सी लग गई। मार्च 2005, ये डेटा मार्च 2005 का एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 107 उस समय सिटीज़न चार्टर बन के तैयार हुए थे। सिटीज़न चार्टर मार्च 2005 तक बन के तैयार हो गए थे, लेकिन ये किसके अंतर्गत? ये केंद्र के थे। केंद्र और उसके विभागों की तरफ से 107 सिटीज़न चार्टर बन गए। इसके अलावा अगर हम उस समय स्थिति स्टेट्स की देखें और यूटीज़ की देखें, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो इनके द्वारा लगभग 629 सिटीज़न चार्टर बनाए जा चुके थे, चार्टर बने थे, ठीक है? तो ये डेटा है, इसको आप अपनी जानकारी के आधार पर याद रखना, अदरवाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर बहुत पूछा अंदर से तो पूछ सकता है, अदरवाइज़ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस ये बातें याद रखनी। कौन-कौन सी? हाँ, ये जो मैंने थ्योरी लिखी है, ठीक है? ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है, 24 मई 1997। इसमें बैठक बुलाई गई थी भारत के परिप्रेक्ष्य में। भारत में इसको कब अस्तित्व में लाया गया था? 1997, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो पूरा मैंने इतिहास बताया है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? ये तो मैंने आपको नागरिक चार्टर का इतिहास बताया। अब नागरिक चार्टर से आप थोड़ा-सा मूव करो ग्राम पंचायत की ओर, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ग्राम पंचायतों का या ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर, नागरिक चार्टर, ध्यान दो। ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर। ये जो मॉडल नागरिक चार्टर होता है, हमेशा मॉडल नागरिक चार्टर है, ध्यान देना। ये कौन बना रहा है? ये बनाएगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने इसे जारी किया, ठीक? अब इस शब्द को पकड़ो, ग्राम पंचायतों के लिए नागरिक चार्टर। यहाँ देखो, ग्राम पंचायत, या हम कहें ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर, इस शब्द को पकड़ो। अब इसमें एक ये शब्द दिया गया है नागरिक चार्टर। ये नागरिक चार्टर क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था। एक बार फिर रिवीजन करो, और फिर इसी से संबंधित मैं आपको बताता हूँ ग्राम पंचायत का नागरिक चार्टर। ध्यान देना। मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बताया था? नागरिक चार्टर एक क्या है? नागरिक चार्टर एक है दस्तावेज, ठीक है? दस्तावेज है जो करता क्या है? जो यह सुनिश्चित करता है कि सेवा वितरण के मानक निर्धारित हों, साथ ही साथ सेवा वितरण या जो सेवा आप दे रहे हो, उसमें गुणवत्तापूर्ण सेवा हो, समय सीमा निर्धारित हो कि इतने समय में सेवा दे दी जाएगी। अगर नहीं दी जाती है तो शिकायत कहाँ करेगा, और शिकायत के अलावा शिकायत का निवारण कहाँ होगा, अर्थात शिकायत निवारण तंत्र, साथ ही साथ पारदर्शिता अपनाई जाएगी। इसके अलावा किसकी जवाबदेही तय होगी, इसके बारे में भी मेंशन होता है एक नागरिक चार्टर में, ठीक है? तो नागरिक चार्टर क्या है? वास्तव में ये एक दस्तावेज है जो सुनिश्चित करता है, किसके बारे में सुनिश्चित करता है? सेवा वितरण के मानक के बारे में, गुणवत्ता के बारे में, समय सीमा के बारे में, शिकायत निवारण तंत्र के बारे में, पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में सुनिश्चित करता है। ये तो है नागरिक चार्टर। अब मैंने कहा कि हर एक विभाग अपने-अपने कस्टमर्स के हिसाब से, अपने-अपने नागरिकों के हिसाब से नागरिक चार्टर बनाता है। इस नागरिक चार्टर को आप कन्वर्ट कर दो ग्राम पंचायत के नागरिक चार्टर में। तो ग्राम पंचायत के जो नागरिक होंगे, ये मान लो नागरिक है ग्राम पंचायत का, ठीक है? तो ग्राम पंचायत के नागरिकों को किसकी आवश्यकता पड़ती है? ये जन्म प्रमाण पत्र बनवाएगा। जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ हैं, उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अगर इसके कोई खानदान में कोई व्यक्ति मर गया है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार की इनकी आवश्यकताएँ होती हैं। तो ये जो नागरिक चार्टर होगा, वो ग्राम पंचायत के लिए तब्दील हो जाएगा इनकी आवश्यकताओं को देखते हुए। बात समझ पा रहे हो? तो नागरिकों के प्रति पंचायत की प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए यही पंचायत नागरिक चार्टर कहलाने लगता है। लिहाजा इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाती है। नागरिकों, जो पंचायत में रह रहे नागरिक हैं, उनके आधार पर इसमें सुविधाएँ डाल दी जाती हैं कि हाँ, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है आपको, इनसे मिलो।
लेखपाल से मिलो, वीपीओ से मिलो, सहायक से मिलो, इनको मिलो, वगैरह-वगैरह। तो अपने-अपने क्षेत्र के आधार पर इसमें सेवाएँ डाल दी जाती हैं और वही फिर उस क्षेत्र का या उस विभाग का नागरिक चार्टर बन जाता है। ये बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है। तो ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर क्या है? आप समझ गए। नागरिक चार्टर जो कि ग्राम पंचायत के लिए प्रतिबद्ध हो, वो ग्राम पंचायत का नागरिक चार्टर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, मैं आपको ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर के बारे में बताता हूँ। ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर, ध्यान देना। ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में ऐसी कौन-कौन सी जानकारी होती हैं जो इसमें डाली जाती हैं? कौन-कौन सी जानकारी होनी चाहिए? होनी चाहिए। देखो, ये टॉपिक अपने आप में बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसकी जो थ्योरी है, इसको अगर आप समझ गए, तो फिर जो थ्योरी से बनने वाले क्वेश्चन्स हैं, वो कभी गलत नहीं होंगे। ये चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। हाँ, इस टॉपिक में बेशक तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको रटनी ही पड़ेंगी। जैसे कोई व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र बनवाएगा तो उसे कितना रुपया पे करना होगा? एक सचिव जन्म प्रमाण पत्र के लिए कितने दिन का वादा कर सकता है कि इतने दिन में आपको ये सुविधा मिल जाएगी? किसी व्यक्ति के स्ट्रीट की लाइट यानी घर के बाहर जो स्ट्रीट लाइट लगी थी वो खराब हो गई है। ये आवेदन पत्र देगा तो कितने दिन के अंदर-अंदर उसकी स्ट्रीट लाइट ठीक हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी। ये आप कितना भी प्रयास कर लो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है? ये चीज़ें रटनी पड़ेंगी। लेकिन पंचायत सिटीज़न चार्टर कौन बना रहा है, कैसे बन रहा है, इसमें कौन-कौन से घटक शामिल होंगे, ये चीज़ें समझने वाली हैं। और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा गया, तो फिर गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल है समझना इसको। 3 से 4 बार दिमाग लगा के पढ़ो, आराम से समझ में आएगा, ठीक है? आओ ज़रा देखते हैं इसको। ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में कौन-कौन सी जानकारी होती है या जानकारियाँ होनी चाहिए? सबसे पहले, जब भी कभी ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर बनाया जाएगा, तो फिर किसके लिए बनाया जा रहा है? सबसे पहले ध्यान दो, ये चार्टर बनाया किसके लिए जा रहा है? तो आप बताओगे ग्राम के पंचायत के लिए, अर्थात पंचायत का विज़न और मिशन क्या है? सबसे पहली बात, ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर का सबसे पहला घटक कहो या सबसे पहले इसमें जानकारी क्या हमें मिलती है? पंचायत का विज़न और मिशन, ठीक है? जैसे आप तैयारी में कूदे, कॉम्पिटिशन की तैयारी में। तो जब भी कभी आप कूदोगे, तो आप अपने आप से प्रश्न करोगे कि हमारा टारगेट क्या है? अगले 2 साल में हमें नौकरी ले लेनी है, ये भी एक टारगेट हो सकता है। और फिर ये आपका विज़न है। विज़न का मतलब अगले 2 साल में आपने टारगेट कर लिया कि हमें 2 साल में हाँ, ये खत्म कर देना है। ये पूरा का पूरा जो तैयारी का प्रोसेस है। इसके बाद फिर आगे वाले जो चरण होते हैं, उनमें प्रवेश कर जाएँगे। इसके बाद फिर आप क्या करोगे, इस तैयारी को हासिल करने के लिए या इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप छोटे-छोटे गोल्स स्थापित करोगे कि अब हमें मैथ्स ऐसे पढ़नी है। वीपीओ की तैयारी कर रहे हो, तो फिर अगर मान लीजिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक एग्ज़ाम हुआ, तो उसके लिए फिर आप टारगेट सेट करोगे कि अब मेरे पास 3 महीने बचे हैं, ठीक? विज़न क्या हो गया? मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है। अब 3 महीने बचे हैं, तो उसके लिए फिर आप गोल्स सेट करोगे कि थ्योरी हमारी इस महीने तक खत्म हो जानी चाहिए। फिर हम आगे टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ शुरू कर देंगे। आगे फिर हम मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे। फिर एट लास्ट जब अंत 15 दिन आएगा, तो जितनी भी योजनाएँ हैं, उनके अपडेट्स देखने लगेंगे। इस तरह का आप पूरा विज़न और मिशन बना लेते हो। ठीक उसी प्रकार पंचायत का भी विज़न होता है। इसमें 2 शब्द हैं, एक तो है विज़न और एक है मिशन। इन 2 शब्दों को पकड़ना। एक काम करो मैं आगे से लेता हूँ। यहाँ से देखो, पंचायत का सबसे पहली जानकारी हमें क्या मिलती है? पंचायत का विज़न और मिशन। ध्यान देना, पंचायत के विज़न और मिशन में अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है? तो आप बताओगे नागरिक चार्टर का नागरिक चार्टर का पहला घटक है। ठीक? नागरिक चार्टर का पहला घटक किसे कहा जाता है? पंचायत के विज़न और मिशन को। इसमें 2 शब्द हैं, एक तो है विज़न और एक है मिशन। इन दोनों शब्दों को गौर करो। ये विज़न क्या है? विज़न उस अंतिम दिशा को कहते हैं या उस अंतिम अंतिम दिशा से इसका संबंध है जिसमें पंचायतें पंचायतें आगे बढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, ठीक है? आपका विज़न क्या है? आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो? और मिशन क्या है? मिशन वो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य जो पंचायतें या हम कहें जो पंचायत को मिशन वो उद्देश्य होते हैं जो पंचायत के
विज़न के अनुरूप अनुरूप संचालित होते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हो? तो ख़ैर इस थ्योरी को केवल और केवल आप समझो। मैं समझाने के लिए ही आपको बता रहा हूँ। केवल और केवल ये लाइन आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, आपसे पूछी जा सकती है। नागरिक चार्टर का पहला घटक कौन है? तो आप बताओगे पंचायत का विज़न और मिशन। ठीक है? नागरिक चार्टर जब आप पढ़ो, तो आपको समझ आना चाहिए कि इस ग्राम पंचायत का जो ये नागरिक चार्टर है, इसका विज़न क्या है? इसका मिशन क्या है? और नागरिक चार्टर को पढ़ के ही आप समझ पाओगे कि ये पंचायत अपने आप को कहाँ स्टैंड भविष्य में करेगी। ये बात आप समझ पा रहे हो? अब दूसरा देखो, इसमें दूसरी बात डाली जाती है, कोई भी नागरिक चार्टर होगा, उसमें दूसरी बात डाली जाती है सेवा मानक और या फिर हम कहें सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया। सेवा मानक या फिर सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया। सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी? ध्यान देना आप यहाँ। ये मान लीजिए ग्राम पंचायत का ये सिटीज़न चार्टर है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, आप यहाँ पर आइए। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, आप यहाँ पर आइए। स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है, यहाँ पे आइए पंचायत में। ये सारी इसमें बातें लिखी हैं। अब सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति है, गौर करना। ये कोई व्यक्ति है जो गाँव में रहता है। इसमें जो भी ये सेवाएँ लिखी हैं, ये इन सेवाओं को लेना चाहता है। इन सेवाओं को प्राप्त करना चाहता है। गौर करना। अब अगर ये इन सेवाओं को प्राप्त करना चाहता है, तो क्या होगा? मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। नीचे वहाँ जगह नहीं थी। देखो, ये कोई व्यक्ति है और ये क्या है? इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं कि ये सेवाएँ हम दे रहे हैं, अर्थात ये क्या है? ये एक सूची है, किसकी सूची है? सेवाओं की। गौर करना। ये एक सूची है सेवाओं की और ये कौन है? ये ग्रामीण है। ये क्या करना चाहता है? ये इस सूची में दी गई इन सेवाओं को प्राप्त करना चाहता है। ठीक, ये इन सेवाओं को प्राप्त करेगा। अब एक कंडीशन वो याद करो, आप अपनी खुद। मान लो ये आप हो और आपने फॉर्म डाला वीपीओ का। गौर करना, आपने फॉर्म डाला वीपीओ का। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा? यूपी ट्रिपल एससी ने वैकेंसी निकाली किसकी? वीपीओ की और उसने एक सूची निकाल दी कि हमें ये योग्यताएँ चाहिए। आपने देखा आपके पास योग्यताएँ हैं, तुरंत आपने क्या किया? आप अपने-अपने फॉर्म लेके यूपी ट्रिपल एससी पहुँच गए कि हुजूर हमको ले लो। हुजूर बैठे थे, आपने अपनी योग्यताएँ दिखाई, अच्छा बोले इंटर माँग रहा है, इंटर माँग रहा है, हाँ ठीक है, इंटर है हमारे पास। अरे बोले ट्रिपल सी माँग रहा है, हाँ बोले ट्रिपल सी भी है। ठीक है, अब आप आ जाइए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने अर्हताएँ निकाली थी, वो आप पूरी फिल करते हो। इसके बाद वहाँ पे आप शामिल हो गए। ठीक उसी प्रकार जब भी कोई व्यक्ति सेवाओं को प्राप्त करेगा, इस सूची में जो डेटा लिखा होगा, जो आवश्यक दस्तावेज होंगे, वो दस्तावेज इसको पेश करने होंगे सचिवालय में। ठीक है? मतलब क्या है? सबसे पहला प्रोसेस मुझे बताओ। जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं, आवश्यक दस्तावेज के साथ जो भी नामित अधिकारी होगा, नामित अधिकारी के समक्ष या हम कहें नामित अधिकारी को ये व्यक्ति आवेदन करेगा। ठीक है? जैसे आप फिर से यहाँ पहुँचो। यूपी ट्रिपल एससी ने वीपीयू की वैकेंसी निकाली, आप पहुँच गए। यू अब देखो दस्तावेज आप दोगे किसे? अपने डॉक्यूमेंट्स किसे दिखाओगे? अपने डॉक्यूमेंट्स आप दिखाओगे यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी कर रहा होगा। आप उसी के पास जाओगे, ठीक है? ठीक उसी प्रकार ये व्यक्ति जो भी दस्तावेज होंगे, दस्तावेज को लेके जो भी अधिकारी नामित किया जाएगा और गाँव में नामित कौन किया जाता है? या तो सचिव किया जाता है या फिर प्रधान किया जाता है या अगर तकनीकी कोई विषय है तो फिर तकनीकी अधिकारी कोई नामित किया जाएगा। उस अधिकारी के पास ये जाएगा आवेदन पत्र लेके, ठीक है? उस अधिकारी के समक्ष ये हाँ, आवेदन करेगा। अब आवेदन करेगा तो हो सकता है आवेदन में शुल्क लिया जा रहा हो तो ये शुल्क देगा या हो सकता है आवेदन निःशुल्क हो, तो ये फिर निःशुल्क देगा। जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, दोबारा में आ गया ये तो उसे शुल्क देना पड़ेगा। अगर ये केवल ग्राम पंचायत का सदस्य केवल ये कहने आ रहा है कि साहब बैठक बुलवा लो, तो बैठक बुलवाने की अगर कोई माँग कर रहा है तो उसमें शुल्क तो लिया नहीं जाता है। तो फिर ये सुविधा उसे निःशुल्क दे दी जाएगी। बात समझ पा रहे हो? फिर से समझो, कोई व्यक्ति अगर सेवा को प्राप्त करना चाहता है, तो फिर आवश्यक दस्तावेज के साथ वो नामित अधिकारी को आवेदन करेगा। अगर आवेदन में शुल्क लगती है तो शुल्क देगा, अगर आवेदन में निःशुल्क है तो फिर वो निःशुल्क कर लेगा।
अब इसके बाद ज़िम्मेदारी किसकी आती है? ज़िम्मेदारी आती है नामित अधिकारी की, नामित अधिकारी की, ठीक? नामित अधिकारी जो भी विवरण उसे प्राप्त होगा, नामित अधिकारी विवरण को रजिस्टर में चढ़ाएगा, रजिस्टर में चढ़ाएगा, इसके बाद रजिस्टर में रखेगा, चढ़ाएगा और एक पावती जारी करेगा। ध्यान दो, अब फिर से यहीं आ जाओ आप, यहाँ पे आओ। मैंने कहा यूपी ट्रिपल एससी में आप गए वीपीओ के लिए, ठीक? डायरेक्ट भर्ती हो रही है, कोई पेपर-वेपर नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने एक व्यक्ति को बैठा दिया, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ गए। इस व्यक्ति की ज़िम्मेदारी क्या होगी? ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको टिक करता रहे, सही का निशान लगाता रहे कि ठीक है, हाँ, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, अपने रजिस्टर में लिखता रहे और इसके बाद आप फेल होते हो कि पास होते हो, उसके लिए एक विज्ञप्ति जारी कर देगा, सूचना दे देगा आपको। ठीक वही कंडीशन यहाँ पे होती है। नामित अधिकारी जो भी वो विवरण देगा, जो सेवा लेने आया है, उस विवरण को रजिस्टर में दर्ज कर देगा। इसके बाद वो एक पावती जारी करेगा। ये पावती क्या डिनोट करेगी? ये पावती ये दर्शाएगी कि ये नामित अधिकारी या तो सेवा देगा या फिर सेवा नहीं देगा। अगर इस व्यक्ति ने पावती में ये लिख दिया कि ठीक है, हम आपको सेवा देंगे। आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आए हो? हम बनाएँगे आपका। तो फिर इस पावती में ये लिखा होना चाहिए कि कब तक बना दोगे? समय सीमा का उल्लेख होना चाहिए, उल्लेख होगा। ये बात आप समझ पा रहे हो? अगर यही व्यक्ति कह दे, ये जो नामित अधिकारी है ये कह दे कि भैया हम सेवा-वेवा नहीं दे पाएँगे, तो फिर उस कारण को उसे लिखना पड़ेगा, कारण कि वह सेवा क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ। मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये गया ऑफ़िस में और आप हो वीपीओ, बन गए, बैठे हो आप। जो भी इसको दस्तावेज़ देने थे, वो इसने दस्तावेज़ आपको दिए, शुल्क देनी थी ₹5, ₹10, ₹15, ₹20 उसने आपको शुल्क दे दी। अब इसके बाद आप इसे पावती एक दे दोगे, रिसीविंग इंग्लिश में शायद रिसीविंग बोलते हैं, आप देख लेना। रिसीविंग इसको दे दोगे कि ठीक है भैया दादा हम आपको सुविधा देंगे, आपने जो कह रहे हो कि प्रमाण पत्र हमारा बनवा दो, हम बनवा देंगे आपका। लेकिन जो आप इसको रिसीविंग दोगे उसमें सूचना देनी होगी आपको कि हम 4 दिन में देंगे, 10 दिन में देंगे। अब दूसरी कंडीशन, आप इसको मना भी कर सकते हो कि ये जो आप माँग कर रहे हो, ये मैं नहीं दे पाऊँगा। तो फिर आपको कारण भी देना होगा, क्यों नहीं दे पा रहे हो? तो कारण भी कई कई सारे कारण हो सकते हैं कि भई प्रमाण पत्र खत्म हो गया है या लाइट नहीं आ रही है 5 दिन से, तो हम कंप्यूटर से आपको डॉक्यूमेंट्स दे नहीं सकते हैं। लेकिन मेंशन करना होगा और लेकिन आजकल तो मेंशन-वेंशन होता नहीं है, पता चला कोई व्यक्ति बनवाने आया और आप सचिवालय के बाहर खड़े हो, वो पंचायत सीरीज़ वाला हिसाब-किताब। हाँ, बोला मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दो या ठीक है, 2 दिन बाद आना बना देंगे, है ना? ये आमतौर पर गाँव में चलता है। लेकिन जो ऑफ़िशियल जब आप ऑर्डर पढ़ते हो, तो वहाँ ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं, जो भी काम आप करोगे, लिखित रूप से करोगे। दे रहे हो सूचना, तब भी लिखित जानकारी दोगे, नहीं दे पा रहे हो सूचना, तो कारण होना चाहिए कि क्यों नहीं दे पा रहे हो। ये बात आप समझ पा रहे हो? अर्थात जो भी सेवा दोगे, तो सेवा का नाम होना चाहिए, जो भी सेवा दोगे, उस सेवा का विवरण होना चाहिए, जो भी सेवा दोगे, उस सेवा की समय सीमा होनी चाहिए कि आप कितने दिन में सेवा दे पाओगे और जो भी सेवा दोगे, सेवा देने वाले का देने वाले का नाम होना चाहिए, ठीक? या ज़िम्मेदार जो भी व्यक्ति हो, यहाँ पर ज़िम्मेदार लिखो तो ज़्यादा बेहतर शब्द होगा। जो भी ज़िम्मेदार व्यक्ति होगा, उसके बारे में वर्णन होना चाहिए। ये बात आप समझ पा रहे हो? कोई व्यक्ति सेवा लेने आया, तो सेवा का नाम, विवरण, समय सीमा और जो सेवा दे रहा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है? तो ये कंडीशन है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा बताया। सेवा मानक सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया, ऐसे होती है सेवा प्राप्त। पहले सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पंचायत का विज़न क्या है, मिशन क्या है, उसको आप समझ गए। फिर जब भी कोई व्यक्ति आपसे सेवा प्राप्त करने आएगा, तो प्रक्रिया क्या होगी, वो आप पूरा समझ गए। जो कुछ करोगे, लिखित करोगे, ध्यान रखना। हाँ, यहाँ व्यवहार वगैरह नहीं चलेगा कि बोल दिया कि ठीक है, कल आना, विनोद से बोल दिया तो विनोद मान गया, है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो फिर, तीसरा चरण देखो। आपने सेवा दे दी, उसको पावती दे दी। अब देखो अब क्या होगा? तीसरे चरण में आता है शिकायत निवारण। शिकायत निवारण, ध्यान देना।
मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये आपकी पंचायत है, ठीक? ये एक व्यक्ति है, ये एक नागरिक है पंचायत का आपके, ये आप हो वीपीओ और ये है आपका प्रधान, ठीक? ये है आपका प्रधान। तो अब ऐसी स्थिति में आपने जो पावती दी थी, उस पावती के आधार पर अगर काम ना हो पाए, तो फिर ऐसी स्थिति में शिकायत ये करेगा, वो उच्च अधिकारियों को करेगा। लेकिन शिकायत के निवारण के लिए वीपीओ को और प्रधान को हमेशा जनता के लिए सर्वसुलभ होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, शिकायतों के शिकायतों को सुनने के लिए और उन्हें सुलझाने के लिए सुलझाने के लिए ये जो 2 पद हैं, वीपीओ यानी आप कहो तो सचिव और ये कौन था? प्रधान। हाँ, प्रधान को सर्व सुलभ होना चाहिए। सबके लिए उपलब्ध हों आप, ठीक है? ऐसा नहीं कि पता चला नागरिक आया और सचिव जी गोल हैं, ये सब कुछ नहीं चलेगा। हाँ, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर जो भी वो नागरिक होगा, नागरिक उच्च अधिकारी के समक्ष अपील दायर करेगा। अपील दायर कर सकता है कर सकता है। ठीक, ये थ्योरी आपको समझ पाए हमारी? ये पूरी की पूरी थ्योरी है कैसे आप अपने कस्टमर्स को डील करोगे पंचायत सचिवालय में बैठ के। उसको कैसे सांत्वना दोगे कि हम आपका काम करेंगे और किस प्रकार से आप उसको पावती दोगे, सेवा दे रहे हो तो कितने दिन में दोगे, नहीं दे रहे हो तो क्यों नहीं दे रहे हो, कारणों का उल्लेख होगा। यहाँ तक बात आप समझ पाए? तो ये 3 चरण आप याद रखो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करेंगे। मॉडल सिटीज़न चार्टर और उत्तर प्रदेश का पंचायत सिटीज़न चार्टर, इसमें कौन-सी सुविधा कितने दिनों में दी जाती है, इन सब के बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन, ताकि कन्फ्यूज़न की स्थिति बिल्कुल ना हो। ठीक है? हाँ, तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।